हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक। यहाँ पे स्टूडेंट हम दो ब्रांचेस की बात करेंगे इकोनॉमिक में और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, in 1933 Sir Sagar Fishers coined the term microeconomic and macroeconomics. These terms are derived from the Greek word micros and macros respectively. तो स्टूडेंट 1933 में ओके फर्स्ट टाइम रागनर फिश ने क्या किया था, ये टर्म यूज किए थे माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। और ये जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रो से, और जो मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ठीक है, तो जो ब्रांचेस है इकोनॉमिक के वो दो है माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। बेसिक फर्क क्या है स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक में हम स्मॉल लेवल पे डील करने वाले, ठीक है ना, स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक में ओवरऑल, ठीक है ना, बिग लेवल पे हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्कर्स, फर्म, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल यूनिट को कंसर्न करती है, एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, जैसे कि किसी घर की इनकम, ठीक है ना, घर किस तरीके से चलता है, वर्कर की स्टडी करना, ओके, किसी पर्टिकुलर फर्म किसी पर्टिकुलर बिजनेस की स्टडी करना, या पूरे इंडस्ट्री को एक स्टडी करना। ठीक है, ये सब स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होता है। स्मॉल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं किसी चीज़ की उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ओके फाइन। Kenneth Boulding defined microeconomics. Sorry, Kenneth Boulding definition of microeconomics. Microeconomic is the study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industries, पर्टिकुलर कमोडिटीज एक्सेट्रा। आप वर्ड देख रहे हो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर बार बार आ रहा है। पर्टिकुलर का मतलब क्या स्टूडेंट, एक ही चीज़ की जब आप स्टडी करते हो इन डेप्थ इन डिटेल उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स टर्म की जब डिटेल में स्टडी करोगे उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया पर्टिकुलर फर्म यानी कि बिजनेस, पर्टिकुलर हाउस होल्ड एनी हाउस, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, वेजेस सिस्टम, इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी, उसकी जब हम स्टडी करेंगे इन डेप्थ उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन। नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट जब स्टडी करेंगे स्टूडेंट आगे डिटेल में सब, तब हमें कई सारे टर्म्स आने वाले हैं, उन टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं वो टर्म्स है क्या एग्जैक्टली। करेक्ट, लेट स्टार्ट। सबसे पहला जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होगा वो है वॉन्ट्स। ठीक है, वॉन्ट्स होते क्या है, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन वॉन्ट्स इन फ्यू वर्ड। In common language, want can be referred to as need. In economic, wants denotes a feeling of lack of satisfaction. This feeling enables the individual to satisfy his want. तो स्टूडेंट कॉमन लैंग्वेज में वांट का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। करेक्ट ना, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो वांट्स का मतलब क्या होता है, नीड, जो कि इंसान की ज़रूरत होती है वो वांट होता है। बट इकोनॉमिक्स टर्म में क्या होता है स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स टर्म में वांट का मतलब होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब कोई पर्टिकुलर बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ से, तो वो क्या करेगा और हार्ड वर्क करेगा उसे अचीव करने की। करेक्ट, तो वही है यहाँ पे लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक में वांट्स का मतलब होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट अनेबल इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट, जिसकी वजह से वो और मेहनत करेगा अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने की। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इनटू नंबर, सॉरी, इन नंबर ऑफ टू बेसिक रीजंस, हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक। तो ह्यूमन वांट्स बढ़ते गए, उसके दो मुख्य कारण है, दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। वो है पहला, डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, बरोबर ना, हर चीज़ ऑटोमेटेड हो उनके पास। करेक्ट। सेकेंड, राइज इन पॉपुलेशन। तो ये दो कारण की वजह से स्टूडेंट्स ह्यूमन की जो वांट्स है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स, सबसे पहला वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। बरोबर, वांट्स अगेन एंड अगेन अराइज तो होते हैं, बस साथ साथ में वो क्या होते हैं, कभी खत्म ना होने वाले होते हैं। इफ वन वांट गेट सेटिस्फाई अनदर अराइज, वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाई नंबर। वांट्स कभी खत्म नहीं होते, वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। Several human wants occur again and again, while some might be only occasional.
मैक्सिमम जो वांट्स होते हैं स्टूडेंट क्या होती है, अगेन एंड अगेन अकर होती रहती है, ठीक है। हार्डली कोई वांट्स होती है जो ओकेजनली हमारी होती है। थर्ड, वांट्स डिफर विथ एज। जो वांट्स होती है स्टूडेंट एज के साथ में क्या होती है, चेंज होती है। वांट्स आर द सेटिस्फेक्शन डिफर एज पर क्रोनोलॉजिकल एज। जैसी एज वैसी हमारी चीज़ें क्या होगी, वांट्स होगी। आप देख सकते हो बच्चे की वांट्स क्या है, टॉय। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसकी वांट्स क्या हो जाएगी, बाइक्स, कार, करेक्ट। और जब पर्सन बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी वांट्स क्या होगी, बुक्स वगैरह, करेक्ट। तो आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरीके से जो वांट्स है वो एज के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Want differ with gender. Men and women wants differ, want different goods according to their needs. दोनों की नीड्स क्या होती है स्टूडेंट, अलग अलग होती है। मैन की नीड्स अलग होती है और वुमेन की नीड्स अलग होती है। तो जेंडर के हिसाब से भी वांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अलग होते हैं। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर और लॉट वाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। तो स्टूडेंट हर एक का प्रेफरेंस अलग अलग होता है चीज़ों को लेके, करेक्ट ना। तो अकॉर्डिंगली वांट्स भी क्या होगी, डिफर करेगी। तो अब हमने देखा 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट की। वांट्स कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। वांट्स बार बार अराइज होते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं। एज के साथ में वांट्स चेंज होते हैं, ठीक है। वांट्स जेंडर्स के हिसाब से डिफर करता है और प्रेफरेंस के हिसाब से भी वांट क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो वांट है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम के हिसाब से वांट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते रहते हैं, करेक्ट। तो वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, difference in culture influence the wants that are related to food, dressing style, etc. तो अकॉर्डिंग टू फूड, अकॉर्डिंग टू ड्रेसिंग स्टाइल, जो हमारा कल्चर होता है, जिस तरीके से हम जीते हैं उसके हिसाब से हमारे वांट्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट, चेंज होते रहते हैं, करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। वांट के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहला, वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। कई सारे वांट इकोनॉमिक होते हैं, यानी कि आपको कुछ खर्च करना पड़ता है, और कई सारे वांट्स आपके नॉन इकोनॉमिक होते हैं, मतलब यानी कि जिसके लिए आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। इकोनॉमिक वांट्स आर दोस वेयर बाय मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व। जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट, ऐसे वांट्स को हम कहेंगे इकोनॉमिक वांट्स। एंड इंडिविजुअल हैज टू पे प्राइस फॉर देम, एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन, एक्सेट्रा। ये सब क्या हमारे इकोनॉमिक वांट है। दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक वांट आर दोस विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट फॉर देम, ठीक है। हमें उसके लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं, जैसे कि एयर, सनशाइन, इसलिए हमें, ये हमारी वांट है, हमारी इच्छा है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, बरोबर ना। बट इसके लिए हमें कोई पे करना नहीं पड़ता स्टूडेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। पहला देखते हैं इंडिविजुअल वांट। अ पर्सनल और इंडिविजुअल वांट रिफर्स टू दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड एट इंडिविजुअल लेवल। एग्जांपल, अ डॉक्टर यूजिंग स्टेथोस्कोप, अ जज वेयरिंग हिज कोट, ठीक है। अब वो स्टेथोस्कोप जो स्टूडेंट, वो इंडिविजुअल को काम आएगा, वो पर्सन को काम आएगा, डॉक्टर को काम आएगा, बाकी किसी की बाकी किसी को वो काम नहीं आएगा, करेक्ट। तो जो स्टेथोस्कोप का जो डिमांड होगा वो कौन करेगा, सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, करेक्ट। या फिर जज जो कोट पहनते हैं वो जज ही डिमांड कर सकता है। तो जो वांट्स होते हैं वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, खुद के नीड के लिए हो सकते हैं। सेकेंडली, कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। एग्जांपल, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अभी ट्रेन क्या करती है स्टूडेंट, हर एक की नीड क्या करती है, पूरी करती है। यानी आप डॉक्टर हो, जज हो, लॉयर हो, कोई भी हो, हर एक की वो नीड क्या करती है, फुलफिल करती है। तो वांट कलेक्टिव भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है और कलेक्टिव भी हो सकती है। ओके, तो वांट्स को हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया इंडिविजुअल और कलेक्टिव के तौर पे। थर्ड टाइप से बाइफर्केशन कर सकते हैं, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी, ठीक है। वांट्स हमारी नेसेसिटी भी हो सकती है, कंफर्ट्स भी हो सकता है और लग्जरी भी हो सकता है, ठीक है। नेसेसरी आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट, जिसके बिना क्या बोलते, लाइफ मिजरेबल हो जाती है, करेक्ट। तो ये नेसेसरी होती है। कंफर्ट्स आर दोज, सेकंड हमारा कंफर्ट है, कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, ठीक है। जो हमारे ज़रूरी तो नहीं है बट वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना देते हैं। एग्जांपल, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारी लाइफ को क्या बना देते हैं, कंफर्टेबल बना देते हैं, ईजी बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड है हमारा लग्जरी। लग्जरी आर दोज वांट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर और एन्जॉयमेंट, ठीक है। एन्जॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए जो हम क्या बोलते हैं, डिमांड करते हैं, उसको बोलते हैं लग्जरियस वांट। जैसे कि एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस, एक्सेट्रा, ये सब क्या है स्टूडेंट, लग्जरी का सिंबल है। ओके, तो वांट्स को हमने
तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा। पहला इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, सेकंड इंडिविजुअल वांट, कलेक्टिव वांट, थर्ड नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। ओके, जो नेक्स्ट टर्म हम यूज करने वाले स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो है गुड्स एंड सर्विस। दिस आर पॉपुलर टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, काफ़ी कई बार ये टर्म यूज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज टर्म्ड एज गुड्स। जो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रही है उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? गुड्स कहेंगे। ठीक है, इट हैज़ मटेरियल एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल चॉक यूज बाय टीचर, गुड्स हो गया उस टीचर के लिए। ठीक है, सर्विस ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डो नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। कई बार चीज़ ऐसी होती है स्टूडेंट जो एग्जिस्टेंस नहीं होती बट वो भी हमारे लिए वांट होती है, जैसे कि टीचिंग ऑफर्ड बाय टीचर, टीचर जो टीचिंग ऑफर करती है, ठीक है, वो कैसा होता है? इनटेंजिबल होता है, यू कांट सी डैट। करेक्ट। तो गुड्स और सर्विस, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट वी कैन से इट हैज़ गुड्स और सर्विस। करेक्ट। नेक्स्ट टर्म यूटिलिटी। ओके, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो स्टूडेंट किसी भी कमोडिटी में अगर ताकत है इंसान की ज़रूरत को पूरी करने की, किसी भी कमोडिटी में अगर ताकत है इंसान की ज़रूरत को पूरी करने की, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। जो पावर है कमोडिटी में उसे हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। सिंपल टर्म में अगर प्यासे को, किसी प्यासे आदमी को पानी में क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा? यूटिलिटी, क्योंकि पानी में उस इंसान की प्यास बुझाने की ताकत है। ठीक है, एक बार वो पानी पी लेगा, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद में यूटिलिटी खत्म हो जाएगी पानी में। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है? पावर है कमोडिटी की इंसान की ज़रूरत को पूरा करने की। ठीक है, इसको वो कहते हैं यूटिलिटी। ओके, 12th में आपको अलग से चैप्टर भी यूटिलिटी के ऊपर में बहुत डिटेल में वहाँ पे समझाया गया है। ओके, मूविंग फर्दर, वैल्यू। वैल्यू हैज़ टू अप्रोच इन इकोनॉमिक, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। जब हम वैल्यू की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में तो दो टर्म्स में हम बात करेंगे, पहला वैल्यू इन यूज और दूसरा वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला वैल्यू इन यूज, इट रिफर्स टू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, वर्थ ऑफ अ कमोडिटी यानी कि sorry, it refers to the worth of a commodity. In simple one, it is the usefulness of a commodity, यानी कि हम commodity की usefulness की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एग्जाम्पल, no one has to pay price for sunshine but it is of immense worth for life, can never be doubted। बरोबर, विदाउट एयर हम रह नहीं सकते, बरोबर ना? एक मिनट, विदाउट सनशाइन, सॉरी, विदाउट सनशाइन हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है, कोई डाउट नहीं, बट जो सनशाइन हमें मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हमें कोई पे करना नहीं पड़ता है। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज़ वैल्यू इन यूज़, इसलिए हम इकोनॉमिक में बोलेंगे कि सनशाइन की भी वैल्यू है, बट वैल्यू किस में? इन टर्म ऑफ यूज, वैल्यू इन यूज। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर सनशाइन। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है स्टूडेंट वो है वैल्यू इन एक्सचेंज। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी। जब हम एक कमोडिटी को दूसरे टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, इट रिफर्स टू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं दो कमोडिटी के बीच में, ठीक है, तो एक कमोडिटी के बदले में अगर आप मनी दोगे या दूसरी कमोडिटी दोगे, ठीक है, तो जो उसे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब आप क्या देख के क्या ले रहे हो उसे हम कहेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज। कोई भी कमोडिटी को पाने के लिए इन रिटर्न जो आप देते हो उसे आप कहोगे वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, when when this value is expressed in term of money it is called price of commodity। जब वही आप इन एक्सचेंज में जब आप मनी की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे उसे? प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो जब भी वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब आप कोई चीज़ ले रहे हो तो इन रिटर्न आप उसके लिए कुछ दे रहे हो, और जब आप पैसे दे रहे हो तो इन रिटर्न तो उसे हम कहेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, गुड्स विच कमांड अ प्राइस इज टर्म्ड हैज इकोनॉमिक गुड्स। तो कोई भी कमोडिटी जिसका प्राइस डिटरमाइन किया हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे टीवी, कार लेने जाओ तो आपको पे करना पड़ेगा इन रिटर्न। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट टर्म देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। आप देख सकते हो एक तरफ वाटर है और दूसरी तरफ क्या? डायमंड है। ठीक है, वाटर का यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, बिना इसके हम जी नहीं सकते। दूसरी तरफ डायमंड है जो लाइफ में नहीं होगा तो भी चलेगा, बट आप जब कंपेयर करोगे इन टर्म ऑफ मनी तो डायमंड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ वाटर। इसे हम कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। सम कमोडिटी हैव हाई वैल्यू इन यूज, जैसे कि वाटर, बट लो एक्सचेंज वैल्यू। बट एक्सचेंज वैल्यू कितना लो है?
आपको फिर 10 रुपीज़ दे के भी पानी का बॉटल मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर हैज़ वाटर, वेर एज सम कमोडिटी हैव लो वैल्यू इन यूज। डायमंड का यूज़ क्या किसी भी लाइफ में, किसी की लाइफ में कोई इसका खास यूज़ नहीं है, बट हाई एक्सचेंज वैल्यू ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी। बट क्योंकि ये बहुत स्कैर है, लिमिटेड है, इसकी वजह से इसका जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल डायमंड। ओके फाइन, नेक्स्ट वेल्थ। वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग। देखिए मैं स्टार्टिंग में बताया वेल्थ, आगे यहाँ पे डेफिनेशन में हमने पहले पार्ट में देखा वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। वेल्थ मतलब क्या, वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग दैट हैज मार्केटेबल वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। कोई भी चीज़ जो हम मनी के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वेल्थ, ठीक है। टू रिगार्ड हैज वेल्थ, कमोडिटी मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी भी कमोडिटी को वेल्थ कहने के लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए। वो गुण क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला यूटिलिटी, ठीक है। सेकंड है स्कैरसिटी, थर्ड है ट्रांसफरेबिलिटी, फोर्थ है एक्सटर्नलिटी, ठीक है। ये चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी कमोडिटी में होगी। तो कमोडिटी में यूटिलिटी होगी, वो स्कैर होगा, ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरों को, और वो एक्सटर्नल होगा, ह्यूमन से एक्सटर्नल, ह्यूमन के बॉडी के बाहर का होगा, उसे हम वेल्थ कहेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला यूटिलिटी। A commodity must have the capacity to satisfy human want, एग्जाम्पल फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। तो कोई भी कमोडिटी जो हमारी ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वेल्थ कहेंगे, ठीक है। सेकंड स्कैरसिटी। अ कमोडिटी मस्ट बी स्कैर इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ वेल्थ। अगर आपको किसी कमोडिटी को वेल्थ में इंक्लूड करना है तो उसका जो सप्लाई है वो स्कैर होना चाहिए, कम होना चाहिए डिमांड के मुकाबले, तब आप उसे क्या कहोगे, वेल्थ कहोगे। ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड, वो सब क्या है, स्कैर्स है स्टूडेंट। ट्रांसफरेबिलिटी। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस, ठीक है। जो वेल्थ है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए पर्सन टू पर्सन या फिर प्लेस टू प्लेस होना चाहिए। इफ़ द गुड्स इज मटीरियल और टेंजिबल देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इट, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए स्टूडेंट वो मटेरियल का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एग्जाम्पल व्हीकल, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ठीक है। एंड लास्टली एक्सटर्नल। अ गुड्स दैट गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। एग्जाम्पल बैग, चेयर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम अपने बॉडी पार्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए हम वेल्थ कंसिडर नहीं होंगे, करेक्ट ना। तो जो गुड्स होना चाहिए वो एक्सटर्नल होना चाहिए ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, वेल्थ। तो ये चार गुण हो गए तो हम किसी भी चीज़ को वेल्थ बोल सकते हैं। पहला गुण यूटिलिटी होना चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने की। स्कैर होना चाहिए, यानी कि इसका जो सप्लाई है डिमांड के मुकाबले कम होना चाहिए। ट्रांसफरेबल, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो सकता है। एक्सटर्नल, वो ह्यूमन से एक्सटर्नल होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी पार्ट को हम वेल्थ नहीं कह सकते, करेक्ट। फाइन। पर्सनल इनकम। अर्निंग रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्स इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। जहाँ से भी पैसा आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल इनकम कहेंगे, ठीक है। भले वो बिजनेस से आ रहा हो, सैलरी से आ रहा हो, लॉटरी से आ रहा हो, केबीसी से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल इनकम। सेकंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दोनों में फ़र्क है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो इनकम में से जब आप टैक्स पे कर देते हो, टैक्स पे करने के बाद में जो भी अमाउंट बचता है स्टूडेंट, वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है, ओके। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप विच इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो 4 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, करेक्ट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये 4 आपके इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किसी भी चीज़ में स्टूडेंट यूटिलिटी होती नहीं, यूटिलिटी डालनी पड़ती, लानी पड़ती है यूटिलिटी, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो प्रोडक्शन के ही 4 फैक्टर्स है जिसको हमें पहला पढ़ना है।
ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। उसमें हम प्रोडक्शन देख रहे हैं और प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं जिसको अब हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहला है लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक इज वाइड टर्म, ठीक है, लैंड काफ़ी वाइड टर्म है। इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, नेचुरल फैक्टर है, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया, वो नेचुरली अवेलेबल है। एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन अबोव और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड। तो कोई भी चीज़ अर्थ के ऊपर, अर्थ पे या अर्थ के नीचे है वो लैंड ही कहलाएगी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल मिनरल्स विच इज फाउंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मिनरल्स जो हमें अर्थ के अंडर मिलता है। सॉइल, वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, करेक्ट, अर्थ की सर्फेस पे क्या मिलता है, सॉइल मिलता है, वाटर मिलता है। एयर, सनशाइन, विंड आर अबोव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये सब ऊपर वाले पार्ट है जो अर्थ के ऊपर रहते हैं। लैंड अर्न रेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, तो लैंड स्टूडेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या अर्न करता है, रेंट। जब भी आप कोई प्लेस क्या बोलते हैं लेते हो तो आपको इन रिटर्न क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है, करेक्ट ना। अगर आपने कोई घर भाड़े पे लिया तो आपको जैसे रेंट पे करना पड़ता है, वैसे लैंड क्या अर्न करता है, इन रिटर्न रेंट रिसीव करता है, ठीक है। सेकेंड टर्म देखते हैं हम, लेबर। लेबर इज ए ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारी बात करें यहाँ पर, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न अ रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर, ठीक है। लेबर इज ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स अंडरगोन, कोई भी हम फिजिकल काम करें या मेंटल काम करें, जरूरी नहीं कि हमें फिजिकल काम ही करना, हाथ पैर चलने चाहिए, दिमाग चलेगा तो भी हम लेबर में काउंट हो गए, ठीक है, कंसिडर्ड हो गए। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए आइदर हम मेंटली या फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि हम रिवॉर्ड अर्न कर सकें। क्या रिवॉर्ड मिलेगा हमें, वेजेस। अगर हम हमारा टाइम देंगे तो इन रिटर्न हमें वेजेस मिलेगा, जिसे हम कहेंगे लेबर। एग्जाम्पल कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, ठीक है, उनको इन रिटर्न क्या मिलता है, वो काम करते हैं और इनको इन रिटर्न क्या मिलता है, वेजेस। ओके, तो आप बोल सकते हो लैंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या अर्न करता है, वो रेंट अर्न करता है, ठीक है। एक लेबर क्या अर्न करता है, लेबर वेजेस अर्न करता है। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बरोबर। कैपिटल होगा तो ही आप फर्दर प्रोडक्शन कर पाओगे, कैपिटल यानी कि मनी, मनी होगा तो ही आप क्या कर पाओगे, आगे प्रोडक्शन कर पाओगे। इट इज़ अ मैनमेड फैक्टर, ये नेचुरल नहीं, ये मैनमेड, ह्यूमन ने हमने बनाया हुआ, बरोबर ना। मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैपिटल के रिटर्न में क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग, करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनाइजर, ये सारी चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो मैनेज करता है, जिनको साथ में लेके आने वाला जो बंदा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो रियल कैप्टन है किसी भी इंडस्ट्री का। ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर, ये भी एक लेबर ही हुआ, हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट, जो क्या करता है, दूसरों से काम करवा के लेता है और इन रिटर्न क्या करता है स्टूडेंट, प्रॉफिट अर्न करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला जो प्रोडक्शन था वो हमने अब कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमॉन्ग्स द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम्स द रिवॉर्ड ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट जो भी हमने अर्न किया है, लैंड से हमें रेंट मिलता है, लेबर, अगर हम लेबर का काम करें तो वेजेस मिलता है, हमने कहीं कैपिटल दिया हुआ है तो इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम बिजनेस करें तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं वो लोगों में क्या करना है, बांट देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट अब हम एक्सचेंज। इट इज अ गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन इकोनॉमिक। एक्सचेंज मतलब गिव एंड टेक, लो और दो। एक्सचेंज रिफर टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन इकोनॉमिक एक्सचेंज इज नेसेसरी अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, वो कैसा होना चाहिए, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए, मतलब वहाँ पे मनी इन्वॉल्व होना ही चाहिए एक्सचेंज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंजम्पशन, ठीक है। एक्सचेंज देख लिया, पहले प्रोडक्शन, इसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखा। डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में। थर्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, इन एक्सचेंज ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक है।
परचेज और सेल जब हम करते हैं तो इन रिटर्न हम मनी देते हैं, तो एक्सचेंज मॉनिटरी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मॉनिटरी। एंड लास्टली कंजम्पशन, इट मेक द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कंजम्पशन जो है वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है, ठीक है ना। ओके फाइन, मूविंग फर्दर, 8 बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म हमने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक। तो स्टूडेंट ये 8 कॉन्सेप्ट्स हमने कवर अप किए मैक्रो इकोनॉमिक में। अब हम देखेंगे, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक में, अब हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक और उसके कुछ बेसिक्स टर्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे मैक्रो इकोनॉमिक के तरफ से। सबसे पहला स्टूडेंट हम समझते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक है क्या। मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट। मैक्रो का मतलब क्या, लार्ज और एग्रीगेट, या फिर टोटल भी बोल सकते हो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक इज देयर फॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी कवर करता है, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं पूरे कंट्री का वो एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। नेशनल इनकम, पूरा देश कितना कमा रहा है, नेशनल आउटपुट कितना यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है नेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ठीक है, टोटल सेविंग कितनी हुई है, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई, कितनी चीज़ें हमने सप्लाई की है, कितना डिमांड हुआ है थ्रू आउट द ईयर लोगों का। जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, जनरल प्राइस क्या चल रहा है इकोनॉमी में, यानी कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की बात करें, महंगाई कितनी है, चीज़ें कितनी क्या बोलते हैं मंदी में चल रही है, ठीक है, वो उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे स्मॉल लेवल पे नहीं, यहाँ पे हम बड़े लेवल पे क्या करते हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। Kenneth Boulding Kenneth Boulding definition of microeconomics. Microeconomics deals not with individual quantities as such, but with the aggregate of this quantity. तो मैक्रो इकोनॉमिक में हम इंडिविजुअल चीज़ों की बात नहीं करते, वो इंडिविजुअल चीज़ों का एग्रीगेट, इंडिविजुअल चीज़ों की टोटल की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉट विद इंडिविजुअल इनकम, हम किसी इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं कर रहे, बट विद नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम। पूरे देश की इनकम कैसे बनेगी, जितने भी इंडिविजुअल इनकम है उनका एग्रीगेट करके, करेक्ट ना। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस नहीं कर रहे हम लोग, जनरल प्राइस, ओवरऑल क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, एक अकेला इंडस्ट्री कितना आउटपुट दे रहा है वो नहीं, पूरे देश का आउटपुट कितना है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फाइन, मूविंग फर्दर स्टूडेंट, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में जो यूज होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हम देखेंगे नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम, इट रिवील द टोटल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। पूरा देश ने किससे परफॉर्म किया, ठीक है ना, देश का इनकम बढ़ा कम हुआ वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इट रिफर्स टू हैज एन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, देश की कमाई कितनी हुई वो हम यहाँ पे देखते हैं, देश में इनकम कितना हुआ वो हम देखते हैं। इट इज़ द इन द इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज एग्रीगेट ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। तो पूरे साल भर में हमने कितने गुड्स बनाए, कितनी सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर, उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है डेफिनेशन बाय नेशनल कमेटी, ठीक है, डेफिनेशन बाय नेशनल कमेटी। अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी और सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना कमोडिटी या सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है, विदाउट डुप्लीकेशन, वहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये काउंटिंग जो प्रोसेस है उसमें डुप्लीकेशन वर्क अवॉइड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको फाइनल प्रोडक्ट ही काउंट करना है, जब आप प्रोडक्शन की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट ही काउंट करना है, ठीक है। इन बिटवीन जो प्रोसेस है उसको आपको अवॉइड करना है, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए नेशनल इनकम को कंसिडर करते वक्त। फाइन, ओके, नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, सेविंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम which is set aside to satisfy the future need by foregoing current consumption, ठीक है। तो हम करंट कंजम्पशन को, जो इनकम है उसको हम करंट पर्पस में यूज ना करके फ्यूचर पर्पस के लिए जब हम रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। आज आपके पास कुछ पैसे है, वो पैसे आप आज ना खर्च करके फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो, उसको आप क्या कहोगे, सेविंग कहोगे स्टूडेंट, ठीक है ना। इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड करंटली ऑन कंजम्पशन। जो पैसे आप करंटली खर्च नहीं कर रहे हो उसे आप क्या कहोगे, सेविंग कहोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ठीक है।
कैपिटल क्रिएट करना है, पैसे जमा करना है स्टूडेंट, ठीक है ना, पैसे कहीं इन्वेस्ट करना, वो पैसे जो आपने बचा है, जो खर्च नहीं किया, आप कहीं पे जाके इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, यानी कि मोबिलाइज करोगे, आपकी सेविंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओगे, यानी कि आप कहीं पैसे वो लगा रहे हो, ठीक है, ताकि वो खर्च ना हो, उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट। इट refers to creation of capital asset through mobilization of saving, example machinery, equipment etc. Next, ट्रेड साइकिल। हर बिजनेस का स्टूडेंट क्या होता है, साइकिल होता है, ठीक है। ट्रेड साइकिल इन्फ्लुएंस बिजनेस, जो बिजनेस को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी मंदी होती है, कभी तेजी होती है, इसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कभी तेजी कभी मंदी आती रहती है। अप्स एंड डाउन्स मीन्स फ्लक्चुएशन कॉज बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई स्टूडेंट, और डिप्रेशन यानी कि मंदी, ठीक है ना। क्या होता है टर्म समझते हैं। इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कंटिन्यूसली महंगाई बढ़ती जा रही है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। डिप्रेशन इज अ कंटिन्यूस फॉल इन ओवरऑल प्राइस एंड लोअरिंग डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट, सब कमोडिटी के प्राइस कम होने लग जाते हैं, सब चीज़ें लोग खरीदना कम कर देते हैं, बराबर। ओवरऑल जो एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक सब क्या होता है, कम हो जाता है। ये बहुत ही बुरा स्टेट होता है जहाँ पे लोगों के जॉब्स वगैरह, लोगों को जॉब से वगैरह निकाल दिया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है किसी भी कंट्री में, और डिप्रेशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन, ठीक है। क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना, डायमेंशन। इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देश का इनकम कितना बढ़ रहा है, ठीक है, रियल नेशनल इनकम कितना बढ़ रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्री कौन सी दिशा में जा रहा है, कंट्री का प्रोग्रेशन हो रहा है, कंट्रीज आगे बढ़ रही है या कंट्री पीछे जा रही है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ग्रोथ से काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इट हैज़ अ क्वालिटेटिव डायमेंशन, ठीक है ना, किस पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। ओवरऑल आउटपुट ग्रोथ ये सबसे कोई लेना देना नहीं, क्वालिटी कैसी है वो इस पर पूरा फोकस होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रो कैसा रहा वो तो देखते देखते साथ में चेंजेस कैसे हो रहे हैं इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइंस द वेलबींग ऑफ पीपल। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, तो जो लोग हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, वो सब चीज़ें क्या डिटरमाइन करें स्टूडेंट कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों भी काफ़ी अलग अलग टर्म है, ठीक है। ग्रोथ क्या बता रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और डेवलपमेंट बता रहा है कि आगे जब बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लोग एजुकेटेड हो रहे कि नहीं हो रहे, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं, इसलिए इसको वाइडर कॉन्सेप्ट बोला हुआ है। और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे पूरा फोकस होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ में अभी ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड, और नोट्स अगर रिक्वायर्ड हो गए तो आप comclass.in पे जाके नोट्स रिसीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू।